हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने टॉटोमराइजेशन के बारे में देखा था, आज हम ट्रांसवर्जन के बारे में देखते हैं। कुछ एल्कीन कारक जैसे कि इथाइल मेथेन सल्फोनेट EMC प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं, जो दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या कहा है? कुछ एल्कीन कारक होते हैं जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं। वो एग्जाम्पल किस क्या है इसका? इथाइल मेथेन सल्फोनेट। तो यहाँ इसके टाइप्स हैं दो, एक तो ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांसवर्शन। दोनों को हम देखते हैं। इस प्रकार के प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में प्यूरीन के स्थान पर प्यूरीन या पिरिमिडिन आ जाती है। ट्रांजिशन में क्या है? प्यूरीन के स्थान पर क्या आ सकती है? प्यूरीन या पिरिमिडिन आ जाती है। C और G तथा T और A दोनों का ही प्रतिस्थापन CG और AT के साथ हो सकता है। दूसरे प्रकार के प्रतिस्थापन में उत्परिवर्तन में पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरीन या प्यूरीन के स्थान पर पिरिमिडिन आ सकती है। तो ये क्या है? ये ट्रांसवर्शन है। ये क्या है? ये ट्रांजिशन है। फिर से देखते हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में प्यूरीन के स्थान पर प्यूरीन आ जाएगी या पिरिमिडिन के स्थान पर पिरिमिडिन आ जाती है। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है? पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ सकती है या प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन आ सकती है। यानी कि यहाँ पर तो इंटरचेंज आपस में ही हो रहा है, प्यूरिन का प्यूरिन में, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में। यहाँ पर इन्वर्जन किसका हो रहा है? ट्रांसवर्जन किसका हो रहा है? या पिरिमिडिन का प्यूरिन से या प्यूरिन का पिरिमिडिन से। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कि ये फ्लो चार्ट है। ए यानी एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों कौन है? ये प्यूरिन है। तो एडेनिन अगर ग्वानिन में चेंज होता है या ग्वानिन एडेनिन में चेंज होता है तो इसे हम ट्रांजिशन कहेंगे। वैसे ही अगर साइटोसिन थाइमिन, यहाँ पर थाइमिन है, साइटोसिन थाइमिन में या थाइमिन साइटोसिन में परिवर्तित होता है तो भी इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे। लेकिन अगर एडेनिन साइटोसिन में बदलेगा या एडेनिन ग्वानिन में थाइमिन में बदलेगा, वैसे ही ग्वानिन साइटोसिन में बदलेगा या ग्वानिन थाइमिन में बदलेगा, तो ये क्या कहा जाएगा? यानी प्यूरिन का अगर पिरिमिडिन में परिवर्तन होगा या पिरिमिडिन का प्यूरिन में परिवर्तन होगा, वो कैसे भी हो सकता है। तो इस इंटरचेंज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्शन कहते हैं। प्यूरिन टू प्यूरिन या पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन, ये क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन कहा जाएगा। और प्यूरिन टू पिरिमिडिन या पिरिमिडिन टू प्यूरिन, ये क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्शन कहा जाएगा। तो ये किसके? प्रतिस्थापन के ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट सेकंड जो था वो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन था। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है विलोपन उत्परिवर्तन और सेकंड है इंसर्शन या संकलन उत्परिवर्तन। पहला विलोपन उत्परिवर्तन देखते हैं। वे उत्परिवर्तन जो एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड के विलोपन होने से उत्पन्न होते हों, उन्हें हम विलोपन कहते हैं। यानी विलोपन किसका हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड का हो रहा है। वो एक भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड के विलोपन के कारण क्या हो जाएगा? कोडॉन भी बदल जाएंगे और कोडॉन बदलने से अमीनो अम्ल का क्रम भी बदल जाएगा। तो विलोपन हो रहा है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब न्यूक्लियोटाइड के विलोपन के कारण क्या हो जाएगा? कोडॉन का सीक्वेंस बदल जाएगा, कोडॉन ही बदल जाएंगे और कोडॉन बदलने से वो कोडॉन जिस अमीनो अम्ल को कोड कर रहे थे वो अमीनो अम्ल का सीक्वेंस भी बदल जाएगा, यानी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन ही बदल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? विलोपन उत्परिवर्तन कहते हैं। ये डिलीशन के सिमिलर है, हम डिलीशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम शिफ्ट प्रॉपर वे में हम यहाँ देखते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन वह उत्परिवर्तन जो क्षार के यानी नाइट्रोजनस बेस के डीएनए या एमआरएनए से
संकलन या विलोपन से उत्पन्न होते हैं। यानी वो उत्परिवर्तन जो नाइट्रोजनस बेस के डीएनए या एमआरएनए में या तो इंसर्शन होगा यानी कि नया एडिशन होगा या डिलीशन होगा या विलोपन होगा, उससे उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या कहे जाएंगे? फ्रेम शिफ्ट कहे जाएंगे। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो है इनको इसलिए फ्रेम शिफ्ट कहते हैं क्योंकि उसमें कोडॉन की जो भाषा है वो विस्थापन हो जाती है, उस स्थान से आगे की ओर बदल जाती है। यानी कि जहां पर भी फ्रेम शिफ्ट हुआ वो पूरा की पूरा फ्रेम शिफ्ट इसलिए कहा है कि पूरा की पूरा सॉकेट या पूरा फ्रेम या तो इंसर्ट हो जाएगा नया या हट जाएगा। तो उस पूरे फ्रेम के हट जाने से या कोडॉन के चेंज हो जाने से या विस्थापित हो जाने से, आगे चले जाने से क्या हो जाएगा? उसके आगे की ओर का जो लैंग्वेज है या भाषा है या कोडॉन है वो भी बदल जाएगी। अर्थात विस्थापन स्थान से एमआरएनए में कोडॉन बदल जाएंगे और एमआरएनए में बदलने से अमीनो अम्ल का क्रम बदल गया, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड में भी चेंज आ जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डीएनए है, इस डीएनए के कोडॉन है, कोडॉन जो डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर। अब एमआरएनए जो है वो उसी के अकॉर्डिंग कोड करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन और ये अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ पर सीजी क्षार युग्म का संकलन उत्परिवर्तन देखते हैं कि सीजी जो है उसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर चेंज आ जाने की वजह से यहाँ पर ये तो सी, ये ट्रिपल सी है, यहाँ पर इस सीक्वेंस में चेंज आ गया, इसमें भी चेंज आया, इसमें भी चेंज आया। तो इन दोनों में चेंज आने की वजह से इनके कोडॉन बदल जाएंगे, वो अलग डिकोड करेंगे और जिसके कारण जो एमआरएनए बनेगा वो भी डिफरेंट डिकोड करेगा, जिसके कारण अमीनो एसिड जो हैं वो बदल गए और उनके कारण ये अमीनो एसिड यानी पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी बदल जाएगी। यानी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या हमने देखा कि अगर किसी भी फ्रेम का इंसर्शन होगा कोडॉन का या डिलीशन होगा, जिसके कारण उनके सीक्वेंस बदलेगी, सीक्वेंस के कारण उनका एमआरएनए बदलेगा, एमआरएनए के कारण उनका अमीनो अम्ल बदलेगा, अमीनो अम्ल या जो प्रोटीन्स हैं वो जिस एंजाइम को डिकोड कर रहे हैं, जिस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम ही बदल गया और एंजाइम बदलने से उसका फंक्शन भी बदल जाएगा। तो ये है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखते हैं निवेशन उत्परिवर्तन या इंसर्शन। वे उत्परिवर्तन जो कि एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड के डीएनए संकलन से यानी इंसर्शन से उत्पन्न होते हो उन्हें हम निवेशन उत्परिवर्तन या इंसर्शन उत्परिवर्तन कहते हैं। इनके कारण एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं और कोडॉन में परिवर्तन आ जाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल की श्रृंखला में परिवर्तन आ जाता है। यानी हमने क्या देखा कि वे उत्परिवर्तन जो एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड की डीएनए इंसर्शन से उत्पन्न होते हो, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड में का इनिवेशन हो रहा है, एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन या एडिशन हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियोटाइड की संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ जाने से कोडॉन में बदलाव आ जाएगा, यानी उनका सीक्वेंस ही बदल जाएगा, जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड चेन बदल जाएगी और उसके बदलने से अमीनो अम्ल की श्रृंखला बदल जाएगी। अमीनो अम्ल अपना जो एंजाइम डिकोड करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वो नहीं बनाएंगे और कुछ दूसरा वाला प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ क्रियाविधि में देखते हैं कि क्रियाविधि कैसे करेगा। एक्रिडीन रंजक जो है वो निवेशन, ये एक डाई है, ये क्या करेगा, निवेशन या विलोपन उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। ये उत्परिवर्तन या म्यूटाजेन कह सकते हैं इसको, उत्परिवर्तन कारक है। यह रंजक 5 अमीनो एक्रिडीन प्रोफ्लेविन होते हैं। ये डाइस 2 प्यूरिन के बीच में अंतर्विष्ट हो जाते हैं। ये एक्रिडीन रंजक क्या करेगा, 2 प्यूरिन के बीच में जाकर इंसर्ट हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। यानी उनके बीच की दूरी कितनी नॉर्मल है, 3.0 एंगस्ट्रॉम, उससे कितनी हो जाएगी, 6.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। उनके बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया, 2 प्यूरिन के एक्रिडीन रंजक आ गया। अतः डीएनए
जो है उसकी पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन के समय क्या हो जाएगा, एक बेस का, एक क्षार का संकलन या विलोपन हो जाता है। यानी कि स्पेस आ जाने की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तब एक बेस जो है उस पूरे बेस का क्या हो जाएगा, या तो इंसर्शन हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ये डीएनए की दृढ़ता को बढ़ाते हैं एक्रिडीन रंजक, और इसके विन्यास को क्या कर देते हैं, क्षुब्ध कर देते हैं। तो इसकी प्रोसेस है इंसर्शन की, और ये एग्जाम्पल है एक्रिडीन रंजक। नेक्स्ट, तो आज अभी तक हमने फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन देखा, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन देखा, उत्परिवर्तन के टाइप्स हमने यहाँ पर देखे हैं। आगे हम देखते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, यानी कि उत्परिवर्तन जन, उसमें हम देखेंगे आगे भौतिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन। आज के लिए धन्यवाद।